Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today we are going to start a new chapter that is alternating currents. ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था अबाउट एसी जनरेटर्स। उसमें मैंने आपको बताया था दैट ऑल्टरनेटिंग करंट्स चेंज देयर डायरेक्शन विद टाइम। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, I is equals to 6 amperes and I is equals to 6 sin omega t। अब आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीसी एंड एसी करंट में? देखिए, इस करंट की इक्वेशन में कहीं भी टाइम की डिपेंडेंस नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कहीं भी टी की डिपेंडेंस नहीं आ रही है, मतलब इस टाइप के करंट्स को हम बोलते हैं डीसी करंट्स। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट्स, एंड जो डायरेक्ट करंट्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दे हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू एसी करंट्स, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में डिपेंडेंस आ रही है टाइम पे, देख सकते हैं ना टी आ रहा है, तो इन टाइप के करंट्स को हम बोलते हैं एसी करंट्स। AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग। इन टाइप के करंट्स की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। मैग्नीट्यूड as well as direction changes with time। इसकी मैग्नीट्यूड एंड इसका डायरेक्शन चेंज होता है विद टाइम। अब देखिए, इनको अगर हम प्लॉट करें ऑन ग्राफ, सपोज ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग करंट। तो डीसी करंट्स के केस में क्या होगा, करंट कांस्टेंट है दैट इज 6 एम्पियर्स, तो इसमें हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है टाइम पे, हर एक टाइम की वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है दैट इज 6 एम्पियर्स। अब चलते हैं एसी करंट्स में। एसी करंट्स में आप देख सकते हैं ये डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी पे, ये डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी पे। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग करंट। तो ये डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी पे, तो साइन का आपको कर्व पता है कैसा होता है, लाइक दिस। साइन की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम +1 to -1 एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा इन ऑल्टरनेटिंग करंट्स, लाइक दिस। जो ये वैल्यू होती है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू होती है एंड ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पूरे वर्ल्ड वाइड में जो करंट एंड पावर प्रोड्यूस होती है दैट आर नोन एज एसी पावर्स और एसी करंट्स। अब देखिए, एसी करंट्स ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं या एसी पावर्स को ही क्यों लेते हैं, इनके दो फायदे हैं। पहला फायदा है दैट एसी वोल्टेजेस कैन बी easily converted from one voltage to other voltage using transformer। मतलब अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और उसको मुझे एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज पे लेके जाना है तो वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो ये एक फ़ायदा है हमारे पास। एंड दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब हम एसी पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तो उस केसेस में वो एसी पावर को ट्रांसमिट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड
easily transferred and ये economically better है, it is better economically plus less energy losses। AC पावर को ट्रांसमिट करने में एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ AC करंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ AC करंट। उसको लिखने से पहले मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि हमने AC जनरेटर्स में पढ़ा था इन लास्ट चैप्टर इंड्यूस्ड EMF के बारे में, एंड उस इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन क्या आया था, E इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, राइट। एंड इसी से हमने करंट की वैल्यू भी निकाली थी, इंड्यूस्ड करंट की, उसका एक्सप्रेशन आया था। अगर इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ विद रेजिस्टेंस, तो हमारे पास वैल्यू आई थी I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। सो आप देख सकते हैं इस I में क्या आ रहा है, T पे डिपेंडेंस आ रही है, तो इस करंट को हमने बोला था ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को ही प्रोड्यूस करता था। सो दिस वाज ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड अगर इस करंट को मैं प्लॉट करती हूँ, देखिए like this, अब इस केस में भी साइन वेरी कर रहा है फ्रॉम +1 to -1, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है, +IM, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -IM। तो जो ये वाली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है +IM एंड ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है -IM। अब देखिए इस केस में जब हमने वैल्यू फाइंड करी थी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, उस केस में हमारे पास EM की वैल्यू क्या थी, EM was NBA ओमेगा। N क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B was the magnetic field, A was the area and W was the angular frequency with which that coil was rotating. राइट अब यहाँ पे आप मुझे देखकर बताइए कि 0 से लेके T टाइम पीरियड तक, मतलब एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में मेरे पास एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी। माय क्वेश्चन इज, इस केस में एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही करंट का नेगेटिव पार्ट है, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एवरेज करंट की वैल्यू तो 0 आएगी, बट उसको मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव करेंगे वो आज हम सीखेंगे। एवरेज करंट की वैल्यू 0 आएगी, बट इसका प्रूफ देखेंगे अब हम कि एवरेज करंट की वैल्यू 0 कैसे आती है। चलिए I की वैल्यू थी हमारे पास IM साइन ओमेगा टी, एंड अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, बिकॉज आपके हायर स्टडीज़ में भी ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। अगर आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो एंड वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, देखिए इट इज़ इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t दैट फंक्शन into dt. This is a very important formula. इसको CTM कर लीजिए, CTM मीन्स क्रैम टू मेमोरी, इसको रट्टा मार लीजिए इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हमें पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 आएगी, बट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मुझे एवरेज निकालना है I का, तो मैं उसको लिखूंगी 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t IM साइन ओमेगा t dt। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के बीच में आपके पास वेरिएबल क्या आ रहा है, t, तो आप सिर्फ उन टर्म्स को अंदर रखेंगे जिनमें t आ रहा है, बाकी सारी टर्म्स को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/t IM इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन ओमेगा t dt विच इज फर्दर इक्वल टू IM/t। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी की, तो आपको पता है क्या होता है, कॉस ओमेगा टी
डिवाइडेड बाय ओमेगा विद अ नेगेटिव साइन। इंटीग्रेशन में हमारे पास नेगेटिव आता है ना जब हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन की, तो इस नेगेटिव साइन को जब आप बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस IMT, ओमेगा को भी बाहर ले आइए, अंदर रह जाएगा कॉस ओमेगा टी, टी टू 0। अब ओमेगा की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है कि दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू कैसे आता है। अब फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ कैसे लिंक्ड है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। तो आप ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 पाई बाय टी, एंड जब यहां पर आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप हायर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल टी की जगह, तो कैपिटल टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई बाय टी इंटू दिस लिमिट है टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, एंड कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन 1 माइनस 1 इज 0, एंड आपके पास एवरेज करंट की वैल्यू आ गई 0। एवरेज करंट इज 0। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं कि एवरेज करंट की वैल्यू आ गई 0। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर एवरेज करंट की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या एवरेज पावर की वैल्यू भी 0 आएगी? क्या जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो एक कंप्लीट साइकिल के बाद करंट की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या पावर भी 0 होगी? आप अपने घर पे AC चलाते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, मतलब पावर तो आ रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू 0 हो जाएगी? आज हम इसका प्रूफ देखेंगे कि अगर एक साइकिल पे एवरेज करंट 0 हो रहा है फिर भी पावर 0 कैसे नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास एवरेज करंट की वैल्यू 0 आई थी, एंड हम फाइंड करने जा रहे हैं कि पावर नॉट इक्वल टू 0 है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जूल्स थॉमसन इफेक्ट, इसके अकॉर्डिंगली हमें पता है दैट पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो डिपेंड कर रही है I स्क्वायर पर, एंड हमने एवरेज करंट क्या फाइंड किया था I, इसकी वैल्यू आई थी 0। अगर हमारे पास एवरेज ऑफ I स्क्वायर भी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं दैट पावर इज इक्वल्स टू 0, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 0। बट हम फाइंड करेंगे दैट एवरेज वैल्यू ऑफ I स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। चलिए, एवरेज ऑफ पावर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ I स्क्वायर इंटू R। R की हम एवरेज क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, इट इज अ कॉन्स्टेंट। तो आप लिखेंगे एवरेज ऑफ पावर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ IM स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। अब ये कैसे डाल दिया मैंने आपको पढ़ाया था अभी दैट I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। अब देखिए कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या ये टर्म इक्वल है इस टर्म के? द आंसर इज नो, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इसमें क्या कर रहे हैं हम, I का पहले स्क्वायर कर रहे हैं फिर हम एवरेज ले रहे हैं, एंड इस टर्म में क्या है कि I का एवरेज ले रहे हैं और फिर इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, I का पहले हमने स्क्वायर किया है एंड फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे। अब देखिए इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो अब IM भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये, तो एवरेज किसका रह जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, या मैं आपको आज बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक जो सारी जगह एप्लीकेबल होगी। जब भी आपके पास आपको एवरेज निकालनी है फ्रॉम 0 टू t,
दैट इज इन वन कंप्लीट साइकिल। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1/2, दैट इज हाफ। एंड अगर आपके पास यहाँ पे कोई लीनियर टर्म होती, सपोज आपके पास कोई टर्म होती कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी, एंड इसकी आपको एवरेज निकालनी होती ऑन अ कंप्लीट साइकिल दैट इज फ्रॉम 0 to t, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता, 0 हो जाता। आपको याद रखना है हमेशा क्वाड्रेटिक टर्म्स की एवरेज 1/2 आती है, दैट इज हाफ आती है, एंड लीनियर टर्म्स की एवरेज हमेशा 0 आती है। यहाँ से आपको पता क्या चला, दैट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू im स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय 2। नॉन जीरो वैल्यू आई है, ये 0 नहीं आ रहा हमारे पास, तो यही रीजन है हमारे पास कि अगर एवरेज करंट 0 भी है तब भी एवरेज पावर 0 नहीं है, बिकॉज एवरेज पावर इज डिपेंडिंग अपॉन आई स्क्वायर। देखिए ये जो हमने पावर निकाली है, ये निकाली है हमने एसी के लिए, राइट, एंड डीसी में हम पावर को लिखते हैं इस तरीके से। अगर हमें एसी की पावर को लिखना है इन डीसी फॉर्म, यानी कि इस पावर को मैं लिखना चाहती हूँ इसी फॉर्म में, तो हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं विच इज़ नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू IM बाय रूट 2। IM क्या रहता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रूट 2, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.707 इंटू IM। सिमिलरली हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक और क्वांटिटी दैट इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट इज इक्वल्स टू VM डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो उसको जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर किस फॉर्म की आ जाएगी, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, एंड जो ये वाला I है दैट इज नोन एज RMS। सो इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया है AC पावर को इन द फॉर्म ऑफ DC। अब हम देखने जा रहे हैं अगर हम वेरिंग वोल्टेज दैट इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस पे तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। चलिए सपोज हमारे पास ये कोई सर्किट है, दिस इज अ रेजिस्टर एंड दिस इज एन AC सोर्स। AC सोर्स क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, एंड इसको हम लिख लेते हैं V, एंड V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। दिस वोल्टेज इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। यहां से आपको क्या पता चला, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब इस टाइप की वोल्टेज इस रेजिस्टर को अप्लाई की जाएगी तो हम स्टडी करने वाले हैं इस रेजिस्टर के ऊपर क्या असर होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि किसी टाइम t पर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है एंड यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी है। देखिए अब किसी टाइम t के बाद ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तभी हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। किसी फ्रीक्वेंसी और यू कैन से टाइम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लिंक्ड टू टाइम लाइक दिस। तो किसी फ्रीक्वेंसी और टाइम के बाद ये हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाएगी एंड यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। सपोज हम कंडीशन लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं जब यहाँ पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर नेगेटिव है लाइक दिस, तो उस टाइम पर मेरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लाइक दिस। तो ये करंट की डायरेक्शन हुई हमारे पास। एंड अब इस सर्किट में हम लगाने जा रहे हैं KVL। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं KVL। जब हम KVL अप्लाई करते थे तो उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चुनेंगे। करंट हमने चुन लिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बोला था आप पाथ सिलेक्ट करेंगे। पाथ क्या है हमारे पास,
A, B, C, D, like this. We are moving from A, B, C, D, A. एंड केवीएल की कंडीशन क्या होती थी, ये हमेशा एप्लीकेबल था क्लोज लूप में. एंड क्लोज लूप कहाँ से पता चलता है हमें कि ए से शुरू हुए हैं हम और ए पर ही आकर रुक गए हैं. दिस इज अ क्लोज लूप. तो यहाँ पर जब हम केवीएल लगाएंगे तो पहली ट्रिक थी कि सपोज अगर मेरे पास ये कोई रेजिस्टर है एंड इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड पाथ की भी अगर सेम ही डायरेक्शन है, तो इस केस में मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आती थी -IR. ये ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था उसमें, जब भी करंट एंड पाथ की डायरेक्शन सेम रहेगी तो हमारे पास नेगेटिव में आएगी वैल्यू, एंड अगर करंट एंड पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट में होगी तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू. तो जब हम उसको यहाँ पर रिलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा. सपोज इसका था वोल्टेज V माइनस, अब देख सकते हैं पाथ भी इस डायरेक्शन में है एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा -I × R इज इक्वल्स टू 0. एंड ये भी मैंने कैसे लिखा, पाथ अगर ऐसे जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लास्ट में क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव. सेल का भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब भी आप किसी सेल में इस तरीके से जा रहे हैं, पाथ है लाइक दिस, तो लास्ट में आपके पास कौन सा टर्मिनल आ रहा है नेगेटिव, तो आप इसमें लिखेंगे वोल्टेज होगी -V. अगर इसका रिवर्स होता लाइक दिस, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, उस केस में आपके पास वोल्टेज क्या हो जाती पॉजिटिव. और अगर इसका उल्टा होता, अगर ये नेगेटिव होता एंड ये पॉजिटिव होता, तब हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाती जो लास्ट में आ रही है, दैट इज +V. तो ये था सेल का शॉर्टकट, इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है. अगर पाथ इस तरीके से जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो मैंने आगे इसकी लिखा है पॉजिटिव. अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, V = IR, एंड इस V की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करेंगे, ये दैट इज VM sin ωt इज इक्वल्स टू IR. मेक I एज सब्जेक्ट, I को इधर ही पड़े रहने दीजिए, यह आ जाएगा VM sin of ωt डिवाइडेड बाय R. इस VM/R की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, IM, दैट इज मैक्सिमम करंट. तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी I = IM sin of ωt. So this is the alternating current produced in a resistor in case of alternating voltage is applied to this resistor. अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ between I और V and time. अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, देखिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास रहेगा टाइम एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज और करंट. राइट, वोल्टेज को मैं ड्रॉ करूंगी ब्लू से. अब देखिए वोल्टेज किस फॉर्म की है, VM sin ωt, तो साइन कर्व बनेगा इसमें भी, लाइक दिस. एंड उसके बाद हम करंट ड्रॉ करेंगे, करंट में भी साइन कर्व बनेगा. करंट को हम ड्रॉ करेंगे रेड के साथ. लाइक दिस. रेड वाला है हमारे पास करंट एंड ब्लू वाला है हमारे पास वोल्टेज. अब देखिए आप देख सकते हैं, जब आपके पास टाइम 0 है, T/2 है एंड T है, उसके केस पे आप वैल्यूज देखिए करंट एंड वोल्टेज की सेम आ रही हैं. उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ इस पॉइंट पे जब 0 है हमारे पास, देखिए बेसिकली थीटा क्या है हमारे पास यहाँ ωt. यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ना साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करा हुआ है ωt. थीटा क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज टाइम पीरियड. तो जब हमारे पास साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है, 0. चलिए पहले एंगल्स पे ही देख लेते हैं. 90 पे वैल्यू रहती है इसके पास 1, 180 पे इसकी वैल्यू रहती है 0, 270 पे इसकी वैल्यू रहती है -1 एंड 360 पे वैल्यू रहती है इसकी 0.
जब हमारे पास वैल्यू है साइन की 0, दैट इज साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद साइन ऑफ 90 प्लस 1, साइन ऑफ 180 is again 0, sine of 270 is -1 and sine of 360 is equals to 0। ये हमारे पास साइन का सारा टेबल बन गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ब्लू कर्व को स्टडी करेंगे। ब्लू कर्व कौन सा है हमारे पास? वोल्टेज का। हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थीटा की 0 डिग्री, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है। जब यहाँ पर आप 0 डालेंगे तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास v की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आप देख सकते हैं ब्लू कर्व यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास एंगल कितना है? π/2। एग्जैक्टली एट द सेंटर हमारे पास वैल्यू कितनी है थीटा की? π/2। साइन ऑफ π/2 और साइन ऑफ 90, इस पे वैल्यू कितनी आती है? +1। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे +1, तो आपके पास v इज इक्वल्स टू vm, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं π/2 पे आपको मिलेगी vm की मैक्सिमम वैल्यू। लाइक सो ऑन, जब आप साइन की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये साइन कर्व बन जाएगा। सिमिलरली जब हम I में सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन की सारी वैल्यूज, तो आप देखेंगे जब हमारे पास वोल्टेज 0 है उस टाइम पे करंट भी 0 आएगा, एंड जब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है Vm, तो उस टाइम पे करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज Im। यहाँ पर 0 एंड रिवर्स केस में भी वैल्यूज सेम आएंगी, -Vm एंड -Im। अब यहाँ से आपको जो याद रखना है वो क्या है? देखिए, मैंने जो वोल्टेज वाला कर्व है वो थोड़ा बड़ा बनाया है, ये ब्लू वाला बड़ा बनाया है एंड रेड वाला छोटा बनाया है। इसका क्या रीज़न है? बिकॉज आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से I क्या आ जाएगा? V/R। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। V की वैल्यू अगर मैं ले रही हूँ 100 वोल्ट एंड R की वैल्यू मैं ले रही हूँ 2 ओम्स, तो I की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? V/R, that is 100/2 which is equals to 50, and V की वैल्यू थी 100 एंड I की वैल्यू है 50। तो आप देख सकते हैं V इज ग्रेटर देन I, तो इसीलिए हमने ग्राफ में V को ग्रेटर बनाया है I से। एंड एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इस केस में हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। In case of resistor, when AC voltage is applied, there is no phase difference between voltage and current. No phase difference का क्या मतलब है? जब मेरे पास वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है। जब मेरे पास वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट लैग कर रहा है। ऐसा किसके केस में होगा? ऐसा आपको पढ़ने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IOS Education।